नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में आज विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाने हैं। सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो गई। बंगाल में जहां इस बार टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है, तो वहीं असम में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। देश के इन 5 राज्यों की 822 विधानसभा सीटों पर मतगणना लगातार जारी है, लेकिन सभी की निगाहें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट पर टिकी हुई है। नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी शुरुआती रुझान में आगे चल रहे हैं। नंदीग्राम सीट पर टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार पीछे दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच कांटे की टक्कर है और सबसे हॉट सीट जो है वो नंदीग्राम लगातार बनी हुई है। और माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा था कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस सीट पर जीत दर्ज करा सकती है, लेकिन नंदीग्राम पर पूरी ताकत ममता बनर्जी ने अपनी लगा दी थी। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जो लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से लगातार नंदीग्राम हॉट सीट बनी हुई है, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने हर चाल चली कि जो ये हॉट सीट है ये ममता बनर्जी के पास आ जाए। जिस तरीके से लगातार कभी इमोशनल कार्ड, पैर में चोट लगना, तो वहीं बीजेपी ने भी पूरी कोशिश की, जैसे कि मुस्लिम बैंक की जो वोट बैंक है उसकी राजनीति का आरोप टीएमसी पर लगा देना। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा था कि जो मुस्लिम है वो एकजुट हो जाए और ये वक्त है कि टीएमसी को पूरा अपना योगदान दिया जाए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ममता बनर्जी को इसका फायदा मिले, लेकिन जो नंदीग्राम की सीट है वो हॉट सीट थी। ऐसे में लगातार दीदी पीछे चल रही हैं। देखिए, नंदीग्राम का फैसला जो कुछ भी होगा वो तो अब से थोड़ी देर में बहुत स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात आपको बता दें कि जो भविष्यवाणी प्रशांत किशोर ने की थी राखी, वह भविष्यवाणी अब सच होती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी महज 94 सीटों से आगे चल रही है और वहीं 196 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। कुल 292 में से तमाम सीटों के रुझान आ गए हैं। 196 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है और महज 94 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो प्रशांत किशोर ने जो भविष्यवाणी की थी कि 3 अंकों के आंकड़े तक भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पाएगी, उन आंकड़ों को भले थोड़े वक्त के लिए ही सही, लेकिन उन प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी को सच होता दिख रहा है। और खास करके नंदीग्राम की अगर बात करें तो नंदीग्राम जिस तरीके से पूरे पश्चिम बंगाल के 292 सीटों पर जहां पर चुनाव हुए थे, उसमें सबसे हॉट सीट अपने निकटतम प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी, जो कि पिछले 10 सालों से ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे, वह उनके निकटतम प्रतिद्वंदी थे और ममता बनर्जी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से पीछे चल रही हैं। लेकिन अभी चूंकि फासला थोड़ा लंबा है तो कहना कठिन है कि आखिर में अंततः जीत किसकी होगी। लेकिन एक चीज है, ममता बनर्जी ने इस बात को साबित कर दिया। अभी तक मैं 4M1Y की बात कर रहा था, अब यह चुनाव 5M1Y पे टिक गया है। अब जहां पहले मैंने मुस्लिम, मथुआ, महिला और मिडिल क्लास के साथ साथ यूथ को जोड़ा था, अब इसमें राखी 1M और जोड़ दीजिए, ममता बनर्जी। तो यह चुनाव 5M1Y पर टिक गया है। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने अपना दमखम साबित किया है, वह आने वाले भारतीय राजनीति को एक नई दशा और दिशा देने की तैयारी कर रहा है। और तृणमूल कांग्रेस, जिस तरीके से यह माना जा रहा था, जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे, उन नतीजों में जो तस्वीरें सामने निकलकर सामने आ रही थी कि कांटे का टक्कर हो सकता है। तमाम 9 सर्वे एजेंसियों ने जिस तरीके के रुझान जाहिर किए थे, जो रुझान जारी किए गए थे 29 अप्रैल की शाम को, उन रुझानों को धता बताते हुए टीएमसी महज 11 सीटों के नुकसान पर अब 198 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और महज 92 सीटों पर 89 सीटों के फायदे के साथ बीजेपी आगे चल रही है। और सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट को हुआ है।
76 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। राखी कुंदन जी, जिस तरीके से बंगाल चुनाव जो थे, अन्य राज्यों में भी चुनाव थे, लेकिन बंगाल चुनाव जो था वो सबसे मेन रहा। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, तो ममता बनर्जी भी कहीं पीछे नहीं दिखाई दी। जिस तरीके से उनके पैर में चोट लगी और उसका एक इमोशनल कार्ड खेला गया, तो बीजेपी लगातार कहती रही कि मेडिकल बुलेटिन अपना जारी करे। ममता दीदी ने कहा कि मेरे ऊपर हमला करवाया गया है। वहीं लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि जो हमारे नेता है, कार्यकर्ता है, उनकी हत्या करवाई गई। फिर एक तरीके से इस पूरे चुनाव को मुस्लिम ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई। जहां जय श्री राम का नारा लगाया गया, तो वहीं दीदी ने भी कहा कि जो मुस्लिम है वो एकजुट हो जाए। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दीदी को मुस्लिमों का साथ तो मिला है, इसके साथ ही उनको महिलाओं का भी बहुत ज्यादा साथ मिला है। मैं वही आपको कह रहा था कि 5M की बात हो गई है। ममता बनर्जी अब साथ आ चुकी हैं। महिला, पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने एकजुट होकर लगता है साथ दिया है। मथुआ संप्रदाय लगभग 17.5% मथुआ समुदाय है पश्चिम बंगाल में, जो 70 विधानसभा सीटों को प्रभावित करने की स्थिति में रखते हैं। 10 लोकसभा सीटों को प्रभावित किया था उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में। इसके अलावा जो मिडिल क्लास है, जो मुस्लिम है, मुस्लिमों के बारे में यही माना जा रहा था कि लगभग 40% सीटों पर मुस्लिमों का प्रभाव है और मुस्लिमों के फैसले से नतीजे उलट पुलट हो सकते हैं। और यह इस बार देखिए 2-3 तस्वीरें साफ होती हुई दिख रही हैं। राखी, सबसे पहली तस्वीर यह है कि मुस्लिम एकजुट नजर आए हैं, क्योंकि यहां पर बीजेपी और टीएमसी, इन दोनों दलों के अलावा तीसरा कोई भी दल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। अदर्स के खाते में महज 2 सीटें बढ़त बनाती हुई दिख रही हैं। तो कुल 292 में से 2 सीटों पर अदर्स ने बढ़त बनाया हुआ है। बाकी 290 सीटों पर 198 पर टीएमसी और 92 पर बीजेपी अभी बढ़त बनाए हुए है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो मुकाबला था वो बीजेपी और टीएमसी के बीच में था। वहां की जनता ने स्पष्ट राय बना ली कि क्या हमें टीएमसी के साथ जाना है या बीजेपी के साथ जाना है। एंटी टीएमसी या एंटी बीजेपी कोई मत नहीं बटे हैं। यहां पर सीधा सीधा प्रो टीएमसी और प्रो बीजेपी के बीच में मतों का विभाजन हुआ है और इस मतों के विभाजन में प्रो टीएमसी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और ममता बनर्जी एक अपनी राजनीतिक कद को कहीं मीलों लंबा और ऊंचा करती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो कद ममता बनर्जी का आज के नतीजों के बाद से निकलकर सामने आएगा, आप यकीन मानिए अब केंद्रीय राजनीति में ममता बनर्जी को नरेंद्र मोदी के सामने, चूंकि विपक्ष के पास कोई ऐसा मजबूत चेहरा नहीं था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके, अब वो चेहरा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो या तो विपक्ष की बात करें, यूपीए की बात करें, या फिर अगर हम बात कर लें थर्ड फ्रंट की, दोनों स्थितियों में ममता बनर्जी वो चेहरा होंगी जो नरेंद्र मोदी के चेहरे का मुकाबला करेंगी। और उस मुकाबले में आप कह सकते हैं कि टीएमसी की आज की जीत काफी मायने रखने वाली है। बिल्कुल कुंदन जी, टीएमसी का भी यही दावा है कि जो ममता बनर्जी है वो विपक्ष का एक बड़ा चेहरा होंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ी होंगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी के द्वारा कहा गया था कि जो बीजेपी है वो बाहरी है, और पश्चिम बंगाल में जब जब चुनावी रैलियां हुई तो नंदी ग्राम हो या फिर अन्य जगह हो, वहां पर ममता बनर्जी ने यही कहा कि ये बाहरी लोग हैं और इनको पश्चिम बंगाल में जगह नहीं मिलेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो बाहरी का टैग है ये भी बीजेपी के लिए नुकसानदायक रहा होगा बंगाल में? देखिए, अब जब एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आती हैं। एक तो मां माटी मानुष का जो टैगलाइन ममता बनर्जी ने दिया था, शायद उस टैगलाइन का भी असर पड़ा। एक पॉलिटिकल टैगलाइन निकल कर आया था, खेला होबे कि खेला शेष। खेला होबे कि खेला शेष, जब बीजेपी ने इस टैगलाइन को आगे बढ़ाया तो उस टैगलाइन को टीएमसी ने भी अपनी तरह से उसका इस्तेमाल किया, खेला होबे। और खेला होबे तो वो नतीजे अब दिखा रहे हैं कि 292 सीटों के नतीजों में लगभग 198 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। साथ ही सोनार बांग्ला की जो बात कही गई, इन तमाम चीजों को अगर आप क्लब करके देखते हैं तो एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से सामने आती है कि बीजेपी को इस बात का भी नुकसान उठाना पड़ रहा है कि आखिर बीजेपी का वो चेहरा कौन होगा जो जीत कर आने के बाद मुख्यमंत्री
के पद पर बैठेगा। इसकी वजह से भी बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। राखी, एग्जिट पोल के नतीजों के दौरान एक नतीजे और आए थे जिसके बारे में यहाँ आपसे चर्चा करना चाहूंगा। जब वहां के पश्चिम बंगाल के मतदाताओं से पूछा गया कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पसंद कौन है, तो 43% लोगों ने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पसंद को बताया और 26% दूसरे नंबर पर वह शख्स रहा। वहां के मतदाताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की तरफ से कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा वह उनकी पसंद हो सकता है। तो यहां पर एक चेहरे का जो फेसलेस चुनाव लड़ने की कोशिश की बीजेपी ने, शायद उसका भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। चर्चा में, चुनाव पूर्व चर्चा में बातें सामने आ रही थी कि हो सकता है पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली इस चेहरे के तौर पर उपयोग किए जा सकते हैं। बॉलीवुड सिने स्टार और पश्चिम बंगाल के जनता की पसंद, बंगाल की जनता की पसंद मिथुन चक्रवर्ती वो चेहरा हो सकते हैं, या कोई राजनीतिक शख्सियत वो चेहरा हो सकता है, या फिर शुभेंदु अधिकारी को यह दायित्व सौंपा जा सकता है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने आगे बढ़कर टीएमसी के कई कद्दावर नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया था। वो चाहे दिलीप घोष की बात कर लें या बाकी दूसरे नेताओं की बात करें। लेकिन स्थिति यह है कि अभी पांचवें दौर में 7,206 मतों से ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रही हैं। अब देखना यह है कि आगे के राउंड्स में ममता बनर्जी कितना कवर अप कर पाती हैं और टीएमसी अपने के नतीजों पर पहुंच पाता है। और अभी की एक दूसरी बड़ी खबर दे दूं, टीएमसी ने यह लीड बढ़ाकर 200 के आंकड़े को छू दिया है और अभी टीएमसी को महज 9 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो कहा यह जा सकता है कि जिस तरीके से यह पूर्वानुमान लगाए जा रहे थे कि इस विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी को भारी नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी तक के रुझानों में महज 9 सीटों का नुकसान हो रहा है और टीएमसी 200 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। राखी, कुंदन जी, अगर अपडेट की बात कर ले तो नंदीग्राम में फिलहाल सीएम ममता लगातार पीछे बनी हुई है और 6 राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी 7,200 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही देखा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी लगातार अपनी बढ़त बनाते जा रहे हैं और ममता बनर्जी को इसका खासा नुकसान भी हुआ है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से ही निकले थे और वो ये कह के निकले थे कि पार्टी में रहकर मैं काम नहीं कर पा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ये जो अपने लोग हैं वही उन्होंने ही ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, ऐसा होता है कि शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ममता बनर्जी की कमजोरियों को वो भली भांति जानते थे और नंदीग्राम में किन किन जगहों पर ममता बनर्जी कमजोर रही हैं, उन चीजों का उन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की है। नंदीग्राम संघर्ष से उपजी ममता बनर्जी ने जिस तरीके से नंदीग्राम को ही अपना हॉट सीट बनाकर रखा था, वहां पर शुभेंदु अधिकारी ने भी बहुत ही स्ट्रैटेजिक हालातों में जाकर और स्ट्रैटेजिक पॉलिसी के तहत ही उस सीट से चुनाव लड़ा है। और अब देखना अहम यह होगा, लेकिन वहां के नतीजे कुछ भी होते हैं नंदीग्राम से, लेकिन जो परिस्थितियां बनकर सामने आ रही हैं पश्चिम बंगाल की अगली। इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार है भुजंग भूषण जी, वो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भुजंग जी, जिस तरीके से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है और जो लगातार जितने राउंड की गिनती अभी खत्म हो चुकी है, नंदीग्राम जो हॉट सीट है वहां पर लगातार शुभेंदु अधिकारी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी लगातार जो है वो पीछे चलती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या लगता है, जिस तरीके से अपनी सीट छोड़कर ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, क्या लगता है ये फैसला सही होगा और क्या ममता बनर्जी इस सीट से जीत पाएंगी? नमस्कार पहले आप सबको। और आपने बहुत सही प्रश्न किया, लेकिन राजनीति में कभी भी जिद और हठ नहीं चलता है। राजनीति में हमेशा आदमी प्रेडिक्शन करता है और चीजों का मूल्यांकन करता है और धरातल की चीजों को समझने की कोशिश करता है, और यही ममता बनर्जी चुप कर गई, भूल कर गई। क्योंकि ममता जो है वो क्रांति कुपज है, सड़क से ऊपर उठी है और उन्होंने स्ट्रेटेजी को नहीं समझा। उन्होंने जिद में, आप देखेंगे कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ गई, जबकि नंदीग्राम को बहुत कायदे से शुभेंदु अधिकारी ने सजाया था। और आज के डेट में देश के लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपना कोई वैकल्पिक विधानसभा चुनकर चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, 2-2 सीटों से लड़ते हैं।
और ममता ने ये जिद की और वहां से अकेले लड़ गई, जाके सीधे भेज दी। क्योंकि ममता जो है वो जिद और अपनी हठधर्मिता के लिए जानी जाती हैं, उसके फायदे भी उनको बहुत सारे मिलते हैं और जो मिल रहे हैं, और उसका नुकसान भी उनको व्यक्तिगत तौर पर मिलेगा जब वो इस चुनाव को शायद हार जाए। जी बिल्कुल भूषण जी, लगातार देखा जा रहा था कि जिस तरीके से शुभेंदु वहां पहले से हैं, मौजूद थे और उन्होंने नंदीग्राम को बहुत अच्छे से जाना है, पहचाना है, और कहीं ना कहीं यही एक उनका प्लस पॉइंट है कि वो जानते हैं कि वहां पर किस तरीके से खेलना है, ममता बनर्जी की क्या कुछ कमजोरियां है। इसके साथ ही लगातार हमारे साथ हमारे संपादक कुंदन जी भी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, ओवर टू यू सर। भुजन जी, एक सवाल, जो अभी तक 292 सीटों के रुझान मिले हैं, इसमें 203 सीटों पर टीएमसी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी महज 87 सीटों पर आगे बढ़ रही है। प्रशांत किशोर ने एक भविष्यवाणी की थी, जो कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं टीएमसी के इस चुनावों के लिए। उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी, एप्लिक पे उनका एक चैट भी लीक हुआ था, एक बातचीत उनकी लीक की गई थी और उसमें उन्होंने बहुत ही कैटेगरिकली एक बात को ऑन कैमरा भी एक्सेप्ट किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी 3 अंकों के आंकड़ों तक पहुंचती है तो वह पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के पद से त्याग दे देंगे, इस काम को छोड़ देंगे। लोगों ने जब एग्जिट पोल के नतीजे आए थे तब लोगों ने प्रशांत किशोर को चारों तरफ से घेरना शुरू किया था, लेकिन अब जो रुझान सामने आए हैं वह प्रशांत किशोर की बातों को सच होता हुआ दिखा रहे हैं। क्या लगता है, प्रशांत किशोर अपनी भविष्यवाणी में सफल हो पा रहे हैं? अभी तो आप फर्स्ट साइड कर लीजिए तो वो तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो उस समय ये ऑडियो लीक किया था और कुछ जर्नलिस्टों से बात कर रहे थे, मुझे भी याद है, हमने भी उस पर स्टोरी की थी। तो लेकिन प्रशांत किशोर का ये टोटल, मुझे जो लगता है कि एक स्ट्रेटेजी था कि अगर बीजेपी की अंदर की बातों को ला करके पब्लिक में रख दे। आप कुंदन जी, आप भी बहुत सारे इलेक्शन कवर किए होंगे। इलेक्शन में एक वेव चलता है और वो वेव को तोड़ना जो दूसरी पार्टी है, अगर पार्टी का सबसे बड़ा काम होता है, और ये स्ट्रेटेजी बनाने के लिए ही वहां गए थे ममता बनर्जी के पास। यद्यपि कि पिछले 2 बार वो सक्सेस नहीं हुए, लेकिन इस बार गए थे तो वो स्ट्रेटेजी का पार्ट ही था कि लोगों के अंदर ये भ्रम डाल दीजिए कि बीजेपी नहीं आ रही है। तो वो एक लोगों के मन में हो जाता है कि अगर बीजेपी नहीं आ रही तो इसको साथ क्यों जाए हम, क्यों ना टीएमसी के साथ थे तो इसी के साथ रह जाए। बाद में टीएमसी का जो अपना एक क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय दल होने की वजह से उसका जो एक रुख है, उसका जो एक तेवर है, जिससे लोग परेशान भी रहते हैं, आहत भी रहते हैं। टीएमसी के लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी होते हैं। आपने देखा भी पिछले दिनों चुनाव में, चूंकि इसी की वजह से 1000 कंपनियां उतारनी पड़ी थी। तो जो वो एग्रेशन का शिकार लोग न बने और प्रशांत किशोर की बातों को आत्मसात करके कुछ परसेंटेज ऑफ वोट जो है प्रशांत किशोर के इस उद्भेदन के बाद से मुझे लगता है को टर्न डाउन किया है टीएमसी में जरूर। और अभी बहरहाल कि जैसे कभी तृणमूल अभी वर्तमान में देखेंगे तो 202, बीजेपी 88, ये जो फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन यह लग रहा है कि बीजेपी जो है 100 का अराउंड 10 सीट आगे या पीछे ही रहेगी, क्योंकि उतना बड़ा कुछ मिराकल होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है और तृणमूल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की तरफ जा रही है। लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कुंदन जी कि जिस लेफ्ट के अपना 34 वर्षों तक वेस्ट बंगाल में परचम लहराया, उसका खाका भी नहीं खुला, उसका सुपड़ा साफ हो जाना आप कहते हैं, कांग्रेस के लिए चिंता की बात है और लेफ्ट के लिए चिंता की बात है। बीजेपी तो अभी भी देखेंगे, हारने के बाद भी कहेगी कि परसेंटेज ऑफ वोट मेरा बढ़ गया, आपने मुमिया मिट्टी हो जाएगी। बीजेपी ये कहेगी कि हमको इतने नंबर ऑफ सीट हम ज्यादा प्लस पॉइंट कर गए, लूज तो ममता की 4 ही सीट करें, 10 ही सीट करें, 1 ही सीट करें। तो बीजेपी अब हारने के बाद ये अपना पीठ थपथपाएगी, मगर बीजेपी को यह जानना चाहिए कि खुशफहमियां पालना अच्छी चीजें हैं, लेकिन खुशफहमियों के आधार पर जीना अच्छी चीज नहीं है। जिस तरह से कोविड में 5वें चरण के मतदान के बाद कोविड का जो महामारी का जो हाहाकार मचा पूरे देश में, उसका भी खामियाजा और मिसमैनेजमेंट के पूरे देश में खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। दूसरी तरफ मुकुल राय हो, शुभेंदु अधिकारी हो, इनको वहां पर प्रोजेक्ट किया गया। बीजेपी का कोई ठोस लीडर
जो 1-to-1 ममता को टक्कर दे सके, धरातल का लीडर जो, जैसे ज्योति बसु थे वहां पर जब ममता भी है, इस तरह का कोई बीजेपी का कोई ग्रास रूट का लीडर वहां उठकर खड़ा नहीं हो पाया पिछले कई वर्षों में। बीजेपी ने आकलन बहुत बढ़िया किया, इनके थिंक टैंक के लोगों ने सर्वे अच्छा किया, चीजों को मेजरमेंट करके बहुत कायदे से सजाया, और बीजेपी ने खर्च भी सबसे ज्यादा किया। इसमें भी नो डाउट, मुझे कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि बीजेपी ने जो खर्च किया है, ममता 3-4 चुनाव में इतना खर्च नहीं कर पाएंगी। लेकिन उसका प्रतिफल क्या निकला? 200 के पार, अब हो गया कि 100 के इधर ही रह गए, 100 पार करना मुश्किल हो गया। 200 पार के नारे के साथ शुरू किए थे, तो ये नारा देना लोगों को आगे बढ़ाना, नारा बीजेपी ने दिया था 200 के पार, लेकिन 200 के पार अब टीएमसी जाती हुई दिख रही है। मेरा आप जो अभी कह रहे थे उसके आगे एक अगला सवाल, क्या बीजेपी को इस बात का भी नुकसान हुआ कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री के तौर पे कोई ऐसा चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया जो ममता बनर्जी के टक्कर का हो, या ममता बनर्जी के काट का हो, या ममता बनर्जी को चुनौती दे सके वहां के वोटरों के बीच में, वहां के मतदाताओं के बीच में, और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा? देखिए, ऐसा कि बीजेपी का ये अपना स्टाइल है जो हर जगह मोदी को प्रोजेक्ट करती है, और बाद में सेकंड लाइनर किसी नेता को ला करके डालती है, चाहे हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, कई जगहों पे, हर जगह पर बीजेपी यही करती है, बिहार हो, सब जगह। बिहार में नीतीश कुमार को उन्होंने आगे कहता, और यहाँ पर मैंने कहा, आपने ठीक ही कहा, मैंने भी कहा था कि बीजेपी के स्टेट लेवल में कोई बीजेपी का वैसा स्ट्रेंथ वाला नेता, उस जेस्चर का नेता नहीं खड़ा हुआ जो ममता को चुनौती दे सके। आपने सही कहा, या ममता से उसका कद टकराए, ऊपर नीचे हो, जबकि ममता को हराने के लिए उन्हीं के घर में उनके भतीजा जो हैं अभिषेक चटर्जी, वो काफी थे, लेकिन उसको भी बीजेपी ने नहीं भुना पाई। हिंदू मुस्लिम का राजनीति करी, और एक तरफ देखिए मुसलमान वोट पोलराइज हो गया टीएमसी में, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो वोटों का पोलराइजेशन होना था बीजेपी में, ध्रुवीकरण होना था, वो बीजेपी नहीं कर पाई, जबकि 70% नियर अबाउट जो वोट थे अगेंस्ट द मुस्लिम वोट थे, और उसमें भी मटुआ वोट को भी 100% नहीं कर पाई। पानी ग्रही जो थी मटुआ समाज की, जो वहां पर संस्थापक हैं, मोदी जी उनसे स्वयं मिले थे, लेकिन 100% उसे भी कन्वर्ट नहीं कर पाए मटुआ वोट को। और मुस्लिम वोट जो 28% थी, वहां पर वो 100% मुस्लिम वोट जो था वो इंटैक्ट होकर पोलराइज हो गया, ममता को उसका फायदा मिल गया। अब ओवैसी भी नहीं उतार पाया, इन लोगों ने ओवैसी भी नहीं उतार पाए कि ममता को नुकसान होगा, ओवैसी भी इनडायरेक्ट में ममता को दे दिए। तो ममता जो था वो अपने आप को धीरे धीरे सेव कर ली, और ममता जो जमीनी लड़ाई लड़ती है, कुंदन जी, बंगाल की लड़ाई थोड़ी सी डिफरेंट है अब बिहार और नॉर्थ इंडियन की लड़ाई से, क्योंकि बंगाल में जो चुनाव की लड़ाई होती है 2 तरह की। जिस तरह से आप झारखंड में देखेंगे कि स्प्रिंग ट्राइबल एरिया में जब आप जाते हैं तो वहां लोग विषोम गुरु या तीर धनुष छाप समझता, उसके अलावा कुछ नहीं समझता, दुनिया में कहीं से उसका कोई नाता नहीं। बंगाल में भी जो आप जाएंगे इंटीरियर में, तो वो माँ, माटी, मानुष और ममता, इसी को लोग समझते हैं, और खास करके महिलाएं। उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाना पड़ेगा अगर बीजेपी के लोग जाएं। तो उस तरह के बीजेपी के जो संगठन है, या आप आरएसएस के जो वहां पर संगठन खड़ा नहीं किया, जो ग्रास रूट में जाकर के, गांव गांव में जाकर के इन लोगों से संवाद स्थापित कर सके। जबकि आप देखें कि ममता सीधा संवाद करती है जनता से, या प्रधानमंत्री से भी करना होगा तो वो लेडी का एक सीधा है, सीधा संवाद करती हैं वो किसी से भी। और बीजेपी ने यहीं पर मात खा गई कि बीजेपी सीधा संवाद ग्रामीण एरिया में नहीं कर पाई। ग्रामीण वोट हमेशा प्रभावित करते हैं। और एक आम बात और कुंदन जी, पांचवें चरण के मतदान के बाद जब कोविड हुआ, तो कोविड के बाद आम जनता में ये बात मैसेज चला गया कि लोग रैलियां करते रहे, लोग चुनाव के लिए, सत्ता के लिए पैसा खर्च करते रहे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग, कोई मास्क नहीं, और हमको मरने के लिए छोड़ दिया। केंद्र से कोई निर्णय नहीं लिया गया, और केंद्र के ही प्रधानमंत्री वहां चुनाव करके लोगों को हमेशा आगाह करते थे। तो वैसी स्थिति में जो एक लिटरेट क्लास है, बुद्धिजीवी वर्ग है, उसका मन भी क्षुब्ध हुआ है, और वो 6ठे, 7वें, 8वें चरण में वो मतदान करने परसेंटेज वो कम निकला है जो बाकी लोग हैं टीएमसी के कार्यकर्ताओं। जी
जी कुंदन जी, जिस तरीके से लगातार निगम जी, एक बड़ा सवाल, अगर ममता बनर्जी आज के चुनाव में फतह जिस तरीके से जो रुझान बता रहे हैं, इसमें अगर वो आगे बढ़ती हैं और यह नतीजे अब ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी के जो रुझान बता रहे हैं 202 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, 88 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। अब ये बहुत ज्यादा अंतर, अगर प्रभावित सीटों का रुझान प्रभावित भी होता है, 20% तक भी प्रभावित होता है, तो 147 सीटों के आंकड़ों को पार करती हुई ममता बनर्जी दिख रही है। ऐसे में क्या लगता है, अब ममता बनर्जी कोलकाता से सीधा दिल्ली की उड़ान लेंगी, और जो विपक्ष को एक चेहरे की तलाश थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अब वो विपक्ष को या तीसरे धड़े को वह चेहरा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और आने वाले समय में केंद्रीय राजनीति में ममता बनर्जी अब नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने को तैयार हो रही है। आपने बहुत सही कहा, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं विस्तृत कर दूं कि आपने अभी देश में कोई भी विपक्ष का चेहरा नहीं है, और सत्ता जब निरंकुश हो जाती है, विपक्ष नहीं रहता है, सत्ता तानाशाह हो जाती है। और मुझे इस चीज का भय था पहले से भी कि यदि ममता हार गई तो देश में सत्ता के खिलाफ उठने वाले अंतिम आवाज बंद हो जाएगी। उसके अलावा पूरी तरह से उठाकर देख लीजिए, कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, दिल्ली में केजरीवाल हो, यूपी में मुलायम सिंह के बेटे हो या मायावती हो, या फिर बिहार में तेजस्वी हो, व्हाटएवर जहां भी हैं, कहीं भी हर आदमी को देखिए पिछले 1 वर्षों से मोदी के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ बोलती बंद कर दी गई। इतने सारे उन पे जो देश के इंस्टीट्यूशन हैं उसके द्वारा उन पे शिकंजा कसा गया है, और ये ममता के साथ नहीं हो पाया क्योंकि ममता स्वयं के कैरेक्टर में बहुत ईमानदार, ममता के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, इसीलिए ममता लड़ती नहीं अंतिम दम तक। और ममता यदि हार जाती तो इस सत्ता के केंद्रीय जो देश की सत्ता है उसके खिलाफ बोलने वाली जो अंतिम आवाज थी, वो अंतिम आवाज खत्म हो जाती, और वह लोकतंत्र का सबसे बड़ा काला दिन होता, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष उतना ही महत्व रखता है जितना सत्ताधारी दल रखते हैं। और आपने कहा कि ममता दिल्ली उड़ान लेंगे, नहीं, दिल्ली के लोग ममता के पास उड़ान लेंगे। वो महिला इतनी जिद्दी है कि वो कोलकाता से ही सारा कुछ मैनिपुलेट करेंगी, और दिल्ली के लोगों को देखिएगा कि वो दिल्ली के पैरेलल अपने कोलकाता को बनाने का कोशिश करेंगी, और हो सके कि आने वाले समय में एक पॉलिटिकल हब ये मैंने ईस्टर्न इंडिया में वो कोलकाता को बनाए, जहां पे सारे नेशनल पार्टी के लीडर्स आएंगे, मीटिंग होगी। वो दिल्ली से ज्यादा कलकत्ता को तरजीह देना चाहेंगी, क्योंकि वो याद रखी कि माँ माटी मानुष उनका मूल मंत्र है, और खेला होवे ना, कुंदन जी खेला होवे ना, ये भी उनका एक डायलॉग था, और वो खेला होने दिया नहीं उन्होंने। अब देखना है कि जैसे 202 और 88 ये अब बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि वो झारखंड और बिहार नहीं है कि वहां हॉर्स ट्रेडिंग होगा। 10-20 का अगर आंकड़ा आगे पीछे होता तो मैं यह मान लेता कि हॉर्स ट्रेडिंग भी होता, उसमें राज्यपाल भी कुछ इंटरवीन करते, लेकिन अब यहां से हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो सकता है। आप बहुत पीछे छूट गए हैं और ममता बहुत आगे निकल गई हैं। अब परिणाम अभी आया नहीं है, बहुत कुछ बोलना जल्दबाजी जरूर हो जाएगी, लेकिन अगर ममता हार जाती हैं तो वह भी अपने आप में एक इतिहास होगा, याद रखिएगा। ममता यदि हार जाती हैं, सबको जिताकर अगर खुद हार गई, शहीद हो जाएंगी, तो ये भी एक इतिहास होगा, और उसके लिए शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी भी इनाम जरूर देगा कि ममता को हरा दिया, और इसमें से ही बीजेपी के सारे लोग संतुष्ट हो जाएंगे कि हमने ममता को हराया, हमने नंबर ऑफ सीट 3 से 88 कर लिया, हमने परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा लिया। ठीक है, कोविड की वजह से हम हार गए, कोविड अगर नहीं होता तो हम जीत जाते, 200 का पार था। आप देश में इतनी क्राइसिस है, यहां पर लोगों का टीका के लिए पैसा नहीं है कुंदन जी, महामारी में, और आपको अंदाज कीजिए कि उस चुनाव में कितना खर्च हुआ होगा। कम से कम 1 लाख करोड़ जरूर खर्च हुआ होगा उस चुनाव। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जिस तरह से लोगों ने देश को बर्बाद किया है चुनाव के नाम पर, या आने वाली पीढ़ियां उन्हें माफ नहीं करेंगी। आप तमिलनाडु में भी देख लीजिए कि एडीएमके को 99 है और डीएमके को 131 है। पुडुचेरी में भी देख लीजिए, वहां पर एनडीए को अच्छी बढ़त मिलेगी। केरल में ये फ्लॉप कर रहा है, और केरल में तो क्योंकि लेफ्ट का पार्टी है ये, तो ये 1 सीट था पहले, अब 3 सीट इसको आ रहा है।
पौंडीचेरी में 30 में से 9 इसको आया, तो उन सब जगहों पे थोड़ा बहुत टसल है, लेकिन यहाँ जो है पूरी शक्ति केंद्र का पूरा मशीनरी जो लगा हुआ था वेस्ट बंगाल में, मुझे लग रहा है कि कुंदन जी वेस्ट बंगाल का हारना ये भाजपा के बंगाल और इससे हार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की हार है। और ये जो दो दिग्गज हैं केंद्र में बैठे हुए मोदी और शाह, इनकी रणनीति का हार है और इनका जो अहम है उसकी हार है। जी बिल्कुल भूषण जी, जिस तरीके से ये देखना होगा कि ये सीट, एक तो नंदीग्राम की भी सीट और पूरे बंगाल पर आखिर किसका राज होता है, ममता बनर्जी या फिर पीएम मोदी बाजी मार ले जाते हैं। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ आपका शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुंदन जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इस वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।